नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने कभी भी यूरोप को भीख मांगते नहीं देखा होगा, लेकिन आज आपको मज़ा आ जाएगा देखकर कि ये यूरोपियंस भीख मांग रहे हैं। और ये यूरोपियन यूनियन, जिसको हम माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, जो डिक्टेटर थे पूरे ग्लोबल रूल्स के, आज ये पूरे जो सीन दिख रहा है आपको, ये पूरा सीन दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको घुटनों पे लाया गया है। ये बंदे के पुत्र बन नहीं सकते, लेकिन इनको मार जब भगवान की पड़ी है, उसके बाद ये घुटनों पे आए हैं, प्लीड कर रहे हैं कि हमें बचा लो माई बाप। और ये जो एरोगेंस थी इनकी मुंह के ऊपर, वो इवेपोरेट होती हुई मुझे पहली बार दिखाई देती है। एक मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो इनकी फाउंडेशंस को हिला के रख रहा है। मैं कोई मुसलमानों की बात नहीं कर रहा कि मुसलमान वहां पहुंच गए हैं और इनकी वाट लगा रहे हैं, वो तो इनकी लड़कियों का जो हलाला कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन जो दुनिया है वो वॉच कर रही है, एक स्पेक्टेकुलर कोलैप्स है यूरोप का। और इनके सेवियर बने हैं दो नहीं तीन कंट्रीज, भारत, रशिया और यूक्रेन। ये रशिया को बोल रहे हैं कि यूक्रेन को मना लो और हमें बचा लो। वो ही यूरोप जो हमें लेक्चर देते रहे पिछले 3-4 साल कि जी यूक्रेन की हेल्प करनी चाहिए, रशिया को आप छोड़ दीजिए, आज रशिया को बोल रहे हैं हमारे साथ हाथ जोड़ लो क्योंकि अमेरिका ट्रंप जो है वो हमारी वाट लगाने वाला है। लेक्चर को क्या हुआ? यानी कि ये घुटनों पे आए कैसे हैं, मज़ा आ गया देखकर जो इनके साथ हो रहा है। आज बात करेंगे, थोड़ा अनकवर करेंगे जो ये मैसिव क्राइसिस है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और क्लोज डोर्स के पीछे क्या हो रहा है, आज बात करते हैं। आपको मालूम है कि मिडल ईस्ट जो है ऑफिशियली वहाँ पे आग लगी हुई है। ईरान ने वहाँ पे फिदाइन जो अपने अटैक्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। उनके पास मिसाइल्स हैं ख़त्म हो चुकी हैं, फाइटर प्लेन्स नहीं हैं, उनके पास इवन की कोई आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। अब उनके पास सिर्फ रह गए ड्रोन्स। वो ड्रोन्स भी देखिए कैसे भेज रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, उन्हें मालूम है कि यहाँ से पूरा यूरोप का तेल निकलता है, उन्होंने उसी एरिया को ब्लॉक कर दिया। एक भी ऑयल टैंकर को वहाँ से निकलने की परमिशन नहीं है, ये हमें सबको मालूम है। लेकिन ईरान ने वॉर्न किया एक चीज़ कि अगर वहाँ से किसी ने भी अपनी शिप को निकालने की कोशिश करी, मैं अपने ड्रोन से उसको उड़ा दूंगा। अब जो ग्लोबल शिपिंग जायंट्स हैं उन्होंने उस रूट को यूज़ करना ही बंद कर दिया। इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पीछे हट गई कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। और 20% जो दुनिया का तेल है या एलपीजी गैस है वो इस रास्ते से आती है, वो सारी बंद हो गई है। बंद इतना हो गया है कि वो एरिया अब बन गया है चोक पॉइंट। शिप्स खड़ी हैं लेकिन निकल नहीं सकती। अब आपको जो यूरोप था वो सारा तेल इसी रास्ते से उसका आता था और उन्होंने क्या किया, उनको लगा यार युद्ध हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग यूएई के पास एक बैकअप प्लान था। यूरोप को लगा कि यार यूएई के पास एक बैकअप प्लान है, वो एक अलग रूट से वो सामान को यूरोप को भेजते रहेंगे और फर्क पड़ेगा नहीं। यूएई का एक ऑल्टरनेट रूट था, वो था फुजायरा पोर्ट। अब फुजायरा पोर्ट के ऊपर दोबारा से फिदाइन अटैक हुए, ड्रोन्स आए और उसको बंद कर दिया गया। मैसिव पाइपलाइन जो डिज़ाइन की गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करने के लिए, बंद हो गई ओवरनाइट। और जो 2 मिलियन बैरल्स रोज के निकल के यूरोप जाते थे, बंद हो गया। यानी कि यूरोप की जो आखिरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि यार यूएई से मुझे तेल लगातार आता रहेगा, वो खत्म हो गया। यानी कि एक युद्ध में ईरान ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया यूरोपियंस का। दूसरी बात, जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको तो आग लगी जो है। उसके बाद ईरान ने, वैसे मैं बता दूं आपको, ये ईरान ने अटैक नहीं करे हैं, ये भी कंफर्म हो गया है कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर यूरोपियंस की वाट लगाने के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जानबूझकर हमले किए हैं। चलिए हम फिर भी ईरान के ऊपर थोड़ा सा एलिगेशन दे देते हैं क्योंकि युद्ध ईरान के साथ है। ड्रोन अटैक्स उसके बाद दोबारा से किए गए। जो फुजायरा की जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज थी उसको उड़ाया गया, ऑल्टरनेट रूट को बंद किया गया ताकि जो ऑयल का फ्लो है जो यूरोप को जाता है वो बंद हो जाए। अब यूरोपियन यूनियन ने पैनिक में आना ही था और पैनिक भी अनइमेजिनेबल था, लेकिन नाइटमेयर यहीं पे खत्म नहीं होता। ईरान सो कॉल्ड, उन्होंने ईरान ने पहले यूएई के ऊपर हमला किया, उसके बाद एक दुक्कम पोर्ट है ओमान में, उसके ऊपर भी हिट किया गया क्योंकि वो भी यूरोप को माल सप्लाई करता था। ये एग्जैक्ट वही पोर्ट है जो क्रूशियल रिफ्यूलिंग इवन की जो यहाँ पे जो आर्मी है या नेवी है इन लोगों की, उसको फ्यूल भी करता है, उसको भी बंद कर दिया। यानी कि मैसेज एब्सोल्यूट था। मैसेज क्या था कि जो ग्लोबल एनर्जी है उसको
ब्लॉक किया जाएगा कंप्लीटली, ताकि इनको पता लगे कि युद्ध किया है तो प्राइस आपको भी पे करनी पड़ेगी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, ये भारत के ऊपर कैसे गिड़गिड़ाए हैं वो बाद में बताऊंगा, और ये रशिया और यूक्रेन के सामने कैसे गिड़गिड़ाए हैं वो भी आपको सुन के मजा आ जाएगा। कतर, दुनिया का लार्जेस्ट एलपीजी गैस बनाने वाला, उसके भी ऊपर अटैक कर दिया, और यूरोप हैवीली रिलाई करता है गैस के लिए कतर के ऊपर। मैसिव फैक्ट्री जो चलती हैं यूरोप की, वो कतर की गैस के कारण चलती हैं। उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए, और उसके बाद कतर ने भी बोल दिया कि मैं अपनी एलएनजी की प्रोडक्शन को बंद कर रहा हूं, मैं अब गैस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि तेल को मार्केट से पहले खत्म किया, उसके बाद गैस को भी खत्म कर दिया गया। ये दो चीजें हैं जो यूरोप पूरा डिपेंडेंट है। उसके बाद उनको लगा यूरोप को कि यार सऊदी अरेबिया के पास तेल है, हम वहां जाते हैं। उसी दिन सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज को भी हिट कर दिया गया। उसके बाद इराक के पास गए, इराक को भी पैरालाइज कर दिया, उसकी भी रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं। यानी कि दुनिया में से 25 से लेकर 30% ग्लोबल ऑयल ओवरनाइट बंद हो गया है। इसलिए एनर्जी प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट कर रही हैं। जो $70 का तेल था आज 120 को क्रॉस कर गया, और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स टेरिफाइड हैं। यूरोप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फैक्ट्री को चलाऊं कि बंद करूं, क्योंकि ना तेल है, ना बिजली है, ना गैस है। पूरा ब्लैकआउट है यूरोप के अंदर। गैस की प्राइसेस 50% ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। अब आप देखिए यूरोप की हिपोक्रेसी। अब आते हैं कि गिड़गिड़ाए कैसे हैं और घुटनों पे कैसे आए। अब वो देखिए, मजा आएगा आपको। पहली बात ये, यूरोप हमें लेक्चर देता रहा मॉरलिटी के ऊपर। उन्होंने बोला कि अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन किया जाएगा। मोदी जी ने बोला भाड़ में जाओ, मुझे जो अपने कंट्री के लिए चाहिए मैं अपने आप लूंगा, तुम कौन हो मुझे बताने वाले। और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई, यूरोप ने एक चीज और बोली थी, हमें पुतिन का तेल नहीं चाहिए, हम इसके बिना सरवाइव कर सकते हैं। ये आपने सुना होगा, 3 साल ये बोलते रहे। साथ में जो पूरी की पूरी इनकी आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी ये थी कि कोई भी आदमी अगर रशिया से तेल खरीदेगा हम उस कंट्री को भी बैन कर देंगे। लेकिन आज इन लोगों का मास्क वो नीचे गिर गया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जहां पर यूरोप की डेस्परेशन बताई गई है, और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, सीक्रेट मीटिंग किया है। किसके साथ? वो जोकर जेलेंस्की के साथ। और उसको प्लीड कर रहे हैं कि जो इनकी दुर्जबा जो पाइपलाइन है जिसको तोड़ दिया गया था, कि प्लीज तुम उसको रिपेयर करने की हमें परमिशन दे दो, ताकि रशिया का ऑयल वो रशिया से निकलकर यूरोप तक पहुंच सके। और रास्ते में आता है जेलेंस्की का यूक्रेन। वही ऑयल जिसको लेने के लिए ये भारत को सैंक्शन करने की बात कर रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं? और हमें बोला था ये ब्लड मनी है, आप यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हैं। आज जब इनके अपने सर्वाइवल की बात आई तो सारी जो मोरालिटी, जो लेक्चर हमें दिए गए थे, वो सारी मोरालिटी भूल गए। और पाइपलाइन जो है उसको रिपेयर करने की बातें हो रही है, क्योंकि वो पाइपलाइन आती है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद हंगरी और उसके बाद स्लोवाकिया। ये सारे कंट्रीज पैनिक पे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि पैसे लगाकर इस पाइपलाइन को जो आपने उड़ाया है इसको फिक्स कीजिए। यानी कि यूरोपियन यूनियन प्रैक्टिकली फोर्स कर रहा है जेलेंस्की को कि भाई आप रशिया का तेल खरीद कर हमें दे दीजिए। अब जेलेंस्की आप सोच के देखिए उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। वो जोकर है, बेवकूफ़ नहीं है। वो राहुल गांधी नहीं है। वो राहुल गांधी छोटा छोटा पैक है। वो जेलेंस्की फ्यूरियस है, वो या गुस्सा दिखा रहा है। उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस पाइपलाइन को रिपेयर नहीं करूंगा। आपको ऐसे लगेगा यार ये तो हॉलीवुड की कोई थ्रिलर मूवी चल रही है। वही हाल है आजकल यूरोप का। उसे मालूम है ये जेलेंस्की को कि यूरोप अभी ट्रैप्ड है। अगर मैं इनको तेल दे दूंगा, इनका पेट भर गया, ये मेरी तरफ देखेंगे नहीं। वो बोलता ठीक है तेल मैं दे दूंगा आपको, अब मुझे हथियार दीजिए या मुझे पैसे दीजिए मेरे पर्सनल अकाउंट में। अब यूरोप जो है वो चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री चले, उसकी फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यूरोप अब कंपीट नहीं कर पा रहा, ना तो यूनाइटेड स्टेट से, ना चाइना से, और भारत से तो वैसे ही वो कर नहीं सकता। इसलिए अब वो भी ट्रैप पे है कि क्या जेलेंस्की को और हथियार दिए जाए ताकि युद्ध लंबा चले। अगर वो ऐसे करते हैं तो रशिया हो सकता है कि तेल बंद कर दे और कहीं से तेल मिल नहीं सकता। अमेरिका ने ऑलरेडी तेल की प्राइसेस को बढ़ा दिया है। दोस्तों इसलिए आता हूं मैं, अब ये तो हो गया ग्राउंड वर्क जो हो रहा है। अब आते हैं कि अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक ये पूरी क्राइसिस का है क्या। यूरोप भीख मांग रहा है और भारत क्या कर रहा है? हम रूल्स को ही चेंज कर दिया।
एंड वी आर नाउ राइटिंग द रूल्स फॉर ग्लोबल एनर्जी मार्केट। आपको लगेगा यार हम तो तेल प्रोड्यूस करते नहीं हैं, तो हम रूल्स कैसे बना रहे हैं? अब मैं रूल्स बताता हूँ। वॉशिंगटन ने आपको क्या बोला? उन्होंने जो कुछ कर सकते थे आपको रोकने के लिए कि आप तेल मत खरीदिए रशिया से, टैरिफ लगाया, हमने सहन कर लिया। उन्होंने मैसिव डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला हमारे ऊपर, हमने वो भी सहन कर लिया। रिजल्ट क्या था? कंप्लीट सरेंडर वेस्ट को करना पड़ा। अभी आप देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेजरी है उन्होंने ये एक 30 डेज का वेवर दे दिया हमें। क्या बोला? कि हम भारत को परमिशन देते हैं कि आप रशिया का ऑयल खरीद सकते हैं। और मिस्टर ट्रंप, तुमसे हमने परमिशन मांगी ही कब है? 1 साल से तुम हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया। और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बोल भी दिया कि हु इज अमेरिका टू गिव अस परमिशन टू बाय रशियन ऑयल। हम तो पहले भी खरीद रहे थे, अभी भी खरीद रहे हैं। और यूएसए की एनर्जी डिपार्टमेंट अपने कंट्री को बता रहा है कि देखिए हमने तो दुनिया के भले के लिए हमने सिर्फ 30 दिन का वेवर दिया है। डेस्परेट हैं टीवी के सामने आकर दिखाने के लिए कि हम जीत गए। ये वेस्ट वालों को कभी अकल नहीं आ सकती। इनको आदत है कि जो चीज़ नहीं भी हुई उसको भी क्लेम करेंगे कि हो गई है। सीक्रेटली अमेरिका को भी ये तेल और गैस जो हम खरीद रहे हैं, दे नीड इट। दे वांट कि भारत खरीदता रहे रशिया से, ताकि जो दुनिया की जो प्राइसेस हैं ऑयल की, गैस की, वो बढ़े नहीं। दे वांट दैट एंड इंडिया डज नॉट केयर फॉर देयर परमिशन। हमने ना कभी रोका और ना ही कभी रोकेंगे। दोस्तों, अभी हमने तो रिजेक्ट कर दिया कि यार वेवर, हमें तुम्हारे वेवर की जरूरत ही नहीं है, अपने लेके अंदर ले लो। रशिया का जो एलएनजी कैरियर्स है वो उसने क्या किया, बड़ी ही एक ब्यूटीफुल गेम खेली है रशिया ने। हमें तेल देते रहे और इवन कि उन्होंने एलएनजी की जो कतर का बंद हो गया है, उन्होंने उसकी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। एंड इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम रेड सी और डेस्टिनेशन है, प्राउडली बताते हैं, उसके ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ है, ये भारत की तरफ जा रहा है और कोई भी शिप हमारी रुक नहीं रही। साथ में पुतिन ने एक ब्लैंक चेक दे दिया हमें। क्या बोला है कि दुनिया में किसी का भी तेल बंद कर दूंगा, भारत का तेल जो आ रहा है उसको कभी भी बंद नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द होल वर्ल्ड या मिडल ईस्ट में, या कोई भी रास्ता बंद कर दिया जाए। अगर ये रेड सी का रास्ता बंद होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, वो नॉर्थ का जो रूट है वहाँ से तेल हमें व्लादिवोस्तोक से चेन्नई वहाँ भेज रहे हैं। यानी कि रशिया ने कमिट किया है कि हमारी एक एक बूंद की रिक्वायरमेंट, जो भारत की एनर्जी डिमांड है, वो पूरी की जाएगी। और हमारी जो डिमांड थी हमने उससे ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया रशिया से, क्योंकि अब यूरोपियंस को यार तेल भी भेजना है, बेचारों की हालत ख़राब है और गरीबों के ऊपर तो तरस हम वैसे ही खा लेते हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाई देती है अपनी आंखों के सामने। यूरोप स्टार्व कर रहा है एक सिंगल बूंद के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, तेल आ रहा है, उसको प्रोसेस करके इन्हीं को भेज देते हैं। कहाँ पर? हम खरीद रहे हैं रुपये में और बेच रहे हैं यूरो में। हमारे पास एक भी बूंद की कमी नहीं है और यूरोप के पास बूंदे ही नहीं है, तरस रहे हैं एक एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल के लिए। और जो फाइनेंशियल शिफ्ट है वो स्टैगरिंग है। रुपये में खरीदकर यूरोप को यूरोपियन जो यूरो है उसमें बेच रहे हैं, वो भी प्रीमियम के ऊपर लेते हैं, डिस्काउंट में, और देते हैं प्रीमियम में। यूरोप ये सारी जो इसकी इज्जत उतारी जा रही है वो सहन कर रहा है। इसको बोलते हैं गिड़गिड़ाना। यूरोप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ऑलरेडी बंद हो रहा है, तेल है नहीं, और उसके बाद जो कॉस्ट है तेल की वो बढ़ती जा रही है। डेस्परेट मूव देखिए उनकी, आखिरी उनकी डेस्परेट मूव ये थी कि भारत आए न्यू दिल्ली में। आपको मालूम है कि न्यू दिल्ली की जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसके अंदर हमने यूरोपियन यूनियन की जो उर्सुला वंडरलैंड है उसको आते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, और वो प्लीड करती रही कि यार एफटीए साइन कर लो। मदर ऑफ ऑल डील्स आपने सुना होगा। 18 साल के बाद आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि यार 18 साल के बाद इनको अकल कैसे आ गई? अकल इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि इनको मालूम था कि आगे क्या आ रहा है। यूरोप को एक लाइफलाइन चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। उन्हें भारत की बूमिंग मार्केट की एंट्री चाहिए। उन्हें कंज्यूमर बेस जो है हमारे भारत का वो चाहिए, क्योंकि उनकी जो कंपनीज हैं वो कोलैप्स कर रही हैं। उन्हें टैरिफ्स को एलिमिनेट करना पड़ा 90% ऑफ इंडियन गुड्स के ऊपर,
और साथ में बोल दिया कि जो यूरोपियन यूनियन की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो सारा का एक्सेस हमें मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हमें दिए जाएंगे। इवन कि उन्होंने अपना सर्विस सेक्टर की जो मार्केट है उसको भी खोल दिया। उन्हें मालूम था कि आगे युद्ध आएगा, और युद्ध आया तो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी वो है ही नहीं, अगर है उसको भी उड़ा दिया गया है। इसीलिए वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, उनकी मजबूरी है ये सब कुछ देना आपको, और उन्होंने दिया भी है। एंड नाउ दे वांट, डेस्परेटली वांट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस है वो भारत दे सकता है, इसलिए उन्होंने टोटल जो कंट्रोल उनके हाथ से निकलता जा रहा है, दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर माइंड ऑल्सो। उनका जो कंट्रोल था पूरी दुनिया के ऊपर वो भी लूज हो गया। फाइनेंशियली दे आर वीक, इकोनॉमिकली आपके सामने है, मिलिटरी उनकी हैसियत ही नहीं है किसी से लड़ने की। आज भारत ने और रशिया ने कंप्लीटली इनको आउटप्ले किया है। दोस्तों, जब यूरोप ने बैन किया था रशिया की गैस को, रशिया के तेल को, आपने देखा ना मोदी जी पैनिक किए ना पुतिन पैनिक किए। हमने किया क्या? कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ा और उसके बाद चीज़ों को रीरूट करना शुरू कर दिया। रशिया ने अपनी चीज़ों को चाइना को और भारत को दोनों को सप्लाई किया, और वो भी ह्यूज वॉल्यूम्स के अंदर। सॉलिडिफाई किया एक अनब्रेकेबल एनर्जी का ब्रिज विद भारत। रशिया ने पैसे बनाए युद्ध के अंदर, और यूरोपियन यूनियन वो अपने पैसे उसके हाथ से निकलते गए। सिटीजन्स को जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूरोप की वो बढ़ती रही, सिर्फ इसलिए कि यूरोप ने अपनी जो नाक है ना, अपने तेवर हैं, उसको इन्होंने सेव करना था या ईगो को सेटिस्फाई करना था। उसके कारण अपने लोगों की वाट लगा दी। आयरनी बिल्कुल ब्लाइंडिंग है आज की डेट में। यूरोप ने रशिया को सैंक्शन किया और अपनी ही इकॉनमी को यूरोप ने डिस्ट्रॉय कर लिया। यूरोप भारत को लेक्चर देता रहा, आज भारत लेक्चर देता है यूरोप को, और वो नीचे सर कर कर सुनते हैं उसको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है। यूरोप ने रशियन तेल को बैन किया, आज यूक्रेन को वो भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमें रशिया के तेल को आने दीजिए। जो पावर डायनामिक्स हैं वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हैं। जो पहले मास्टर्स थे दुनिया के, आज वो बन गए हैं सर्वेंट, और वेस्ट अब वाइट जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर नहीं है दोस्तों। जो ग्लोबल साउथ है उसने लीड करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। एंड ग्लोबल साउथ को लीड कौन कर रहा है? दैट इज अनअपोलोजेटिक इंडिपेंडेंट भारत। और हम डिक्टेट करते हैं टर्म्स को, हमें जहाँ से जो चीज़ खरीदनी है वहीं से खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे यार रशिया ने हमें चीप ऑयल देने बंद कर दिया, वो पूरे रेट पे हमें माल देता है। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रशिया से वो किए हुए हैं। ये जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें समझने की है। रशिया से हमने कब किया? जब हम 30% का तेल डिस्काउंट पे ले रहे थे, उस वक्त हमने रेट अगले 1 साल के लिए हमने फिक्स कर दिए थे। हमारे पास जो तेल है वो ऑलरेडी पुराने रेट पे ही आ रहा है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। पहली बात ये। दूसरा, अगर पुराना रेट $60 का था और हमें वो $60 पे ही दे रहा है, आज रेट हो गया है 120 पे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम पुराने रेट पे माल ले रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं और प्राउडली उसे यूरोप को सेल कर रहे हैं एट अ मैसिव प्रीमियम। अगर पूरे मार्केट प्राइस पे भी मिल रहा हो तो भी हम प्रीमियम पे बेच रहे हैं यूरोप को, क्योंकि हमें मालूम है यूरोप की जो लाइफ लाइन थी 4-5 कंट्रीज की, वो सारी हमने ब्लॉक कर दी है। हमने मतलब कि भगवान ने वो ब्लॉक कर दी, और यूरोप के पास कोई भी और चॉइस नहीं है बट टू बाय अ प्रीमियम तेल फ्रॉम अस, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन अ केज विच दे ट्राई टू प्रिपेयर फॉर अस। उन्होंने ये पिंजरा सारे दुनिया को बंद करने के लिए बनाया था, और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक डोमिनेंस इसी के कारण ऑफिशियली खत्म हुई। ये है दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो हमारी आंखों के सामने खुलता जा रहा है, जो कि रूथलेस है, फास्ट है, अनअपोलोजेटिक है। और यूरोप फाइनली रियलाइज कर रहा है बिटर ट्रूथ। बिटर ट्रूथ क्या है? कर्मा है। जो आप किसी के साथ करेंगे वो आपके साथ एक दिन होगा ही होगा। शुक्र है इनको वैसे 200 साल ये भारत में रहे, इनको कर्मा समझ नहीं आया। कर्मा इनको आज समझ आ रहा है, क्योंकि जब 200 साल भारत पे राज किया, इन्होंने यहाँ पर औरतों के साथ क्या जुल्म किए हैं भारत के अंदर, आपको मालूम है। आज वही मुसलमान इनके कंट्री में इनकी औरतों के साथ भी वही जुल्म कर रहे हैं जो यूरोपियंस ने भारतीयों के साथ किए थे या दुनिया में किए थे। दूसरा, इन्होंने हमेशा ही इकोनॉमिकली दूसरे कंट्रीज़ को अपने नीचे दबा के रखा।
आज ये खुद हमारे नीचे हमारे मास्टर्स बने हुए थे, आज हमारे नौकर बन के ये काम कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे सामने। अब मुझे जो खुशी होती है इसको देखकर, और जैसे हम मनूवर कर रहे हैं, हम बोलते कुछ नहीं है लेकिन बस पैसे कमा रहे हैं इनसे। जैसे इन्होंने हमारे से पैसे छीने थे, सोने की चिड़िया थी हमारी कंट्री, इन्होंने हमें गरीब करके बिल्कुल भीख मंगा बनाकर ये छोड़ दिया। आज ये खुद उसी कगार पे पहुंच गए हैं। ये है कर्मा, और ये लेसन इनको बड़ी खूबसूरती से महादेव दे रहे हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत डीप स्टडी के बाद ये जो चीज़ें बनती हैं, ये वाली जो मोदी जी कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनती, इसके पीछे प्लानिंग है बहुत लंबी। और हैट्स ऑफ टू मोदी जी टीम। और हमारी जो टीम है वो तो सिर्फ ये डॉट्स को जोड़कर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमारा जो पुराना जो टाइम था सनातन का, कि वी यूज टू लीड द वर्ल्ड। हम लीड करते थे लेकिन हम दादागिरी नहीं करते थे किसी के ऊपर भी। लीड का मतलब है आप भी सर्वाइव करें, हम भी सर्वाइव करते हैं, आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। दैट इज़ हाउ यू लीड द थिंग्स। लेकिन यूरोप या वेस्ट, इनका था कि असी दादा तुसी साडे नौकर। हमने भी सोच लिया कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमें नौकर बनाया था, आज हमारे नौकर बनने का तुम्हारा टाइम आ गया है। सो दोस्तों, प्लीज़ एंजॉय दिस मोमेंट्स। ये सेंचुरीज में एक ही बार आता है, और हमारी लाइफ टाइम में ये आ रहा है। आई एम प्राउड दैट वी आर लिविंग इन दिस टाइम व्हेन वी कैन सी व्हाट दे हैव डन टू अस। आज हम उनको वही उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।